Assalamu alaikum, dear students. Ehsan Danish is speaking here. Welcome to Conceptual Science. Today we are going to discuss the electrostatics, which is the first chapter of the second year physics, a Punjab textbook. So today we are going to start the chapter of electrostatics. In this video we will discuss something related to electrostatics, which are the basic and fundamentals concepts of the chapters electrostatic. So first we discuss what is electrostatics. Electrostatics is the branch of physics that deals with the electric charges at rest, is known as electric field. Basically in electrostatic we deals the electric charges. We deals the electric charges means that what are the behaviors of electric charges at rest, what effects are caused by one charge when another charge is nearby to the first charge, right? So ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट हालत में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं, ये जो चार्जेस है कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कितनी फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं वगैरह वगैरह, तो इनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी लॉस या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझे बगैर आप एटम को नहीं समझ सकते, मॉलिक्यूल को नहीं समझ सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलों के अंदर जो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके प्रॉपर्टीज़, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही होते हैं. इसी तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है, that is because of electric charges which is related to the electrostatics. So electrostatics के फिज़िक्स के अंदर ब्रॉड रेंजेस हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ हमें रिलेवेंट मिलती हैं, राइट. सो फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट में. जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में हो तो एक दूसरे के ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं. तो इसको समझने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज खुद क्या है. एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कायनात में जितनी भी शे हैं, हर शे के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो शे या वो चीज़ मैटर से बनी, वो मैटर है, और वो मैटर क्या है, एटमों से बना हुआ है. आपको पता है एटम्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से बने हुए हैं, और ये भी पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है. तो लिहाजा कि हर ऑब्जेक्ट, हर बॉडी के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्जेस भी होते हैं, तो लिहाजा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. इलेक्ट्रॉन खुद चार्ज नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खुद चार्जेस नहीं है, बल्कि इनके ऊपर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फितरी खुसूसियत है. ये चार्ज खुद क्या है कोई भी अब तक नहीं बता सकता. हाँ, ये बता सकते हैं कि चार्जेस पार्टिकल्स या बॉडीज़ के ऊपर अपीयर हो जाती हैं, इसीलिए इनको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है. या इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब आप किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के करीब रखते हैं तो वो क्या करती हैं, कोई ना कोई फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्जन वो फील करती हैं, ठीक, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो. आइए फिर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं. तो यकीनन इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो ही टाइप्स होती हैं. पॉजिटिव चार्ज जो कि हमेशा प्रोटॉन्स के ऊपर अपीयर होती हैं, और नेगेटिव चार्ज जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपीयर होती हैं. अब
हमें पता है कि जब डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे के आसपास आती हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और सेम चार्जेस एक दूसरे के आसपास आती हैं तो वो रिपल करती हैं। अगर डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करती तो एटम का वजूद नहीं होता, इसलिए कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना न्यूक्लियस के बॉन्डिंग में ना होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बॉन्डिंग में ना होते हैं तो शायद एटम का वजूद ना होता। आज इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के बॉन्डिंग में है तो एटम का शक्ल बरकरार है, और एटम का शक्ल बरकरार है तो यूं कायनात के जितना भी मैटर है वो वजूद में है, राइट। इसी तरह सिमिलर चार्जेस अगर आ जाएं तो वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को रिपल करती हैं। चाहे वो दो नेगेटिव चार्जेस हो या चाहे दो पॉजिटिव चार्जेस हो, एक दूसरे को रिपल करती हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि कूलम्स लॉ। जब कूलम्स ने 1958 में स्टडी किया, 1785 में स्टडी किया इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को, और एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा, और उसने अपना कंक्लूजन 2 लॉज की फॉर्म में पेश किया। पहला लॉ है कूलम्स लॉ का फर्स्ट जो स्टेटमेंट, जिसको फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, उसने ये कहा इसमें जो लाइक चार्जेस है एक दूसरे को रिपल करती हैं और अनलाइक चार्जेस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, राइट। जैसे कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जबकि यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो रिपल कर रही हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है तो दूसरे को रिपल कर रही हैं, ठीक। फिर कूलम्स सेकंड लॉ, कूलम्स ये कहता है कि हाँ बिलफरज हमारे पास दो चार्जेस है, यहाँ दो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये चार्जेस कुछ फासले के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर हैं, इन दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ फासला आर है, कुछ फासला होगा जिसको हमने आर नाम दे दिया, चाहे 5 मीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जितना भी डिस्टेंस हो, हमने इसको आर नाम दे दिया। जब आर डिस्टेंस के ऊपर दो चार्जेस मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एक्ट कर रही होंगी। अगर वो सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा इनके दरमियान, अपोजिट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन कितना होगा फोर्स कितनी होगी इन दोनों के दरमियान, तो वो जो फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। अगर हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, एक चार्ज कायनात के इस कोने में है, दूसरे चार्ज कायनात के उस कोने में है, तो वो दोनों एक दूसरे को तेज़ी से खींचेंगे। या एक चार्ज एक कमरे के इस कोने में है, दूसरे चार्ज कमरे के दूसरे कोने में है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ बात आती है कि डिस्टेंस की वजह से चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्जन में कमी या ज़्यादती आ सकती है, ठीक। तो इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, Coulomb's concluded that the magnitude of electrostatic force of attraction or repulsion, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हो या दो नेगेटिव चार्जेस, दो किस्म के चार्जेस हो, जाहिर सी बात है तो इनके दरमियान या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। पॉजिटिव होंगे तो रिपल्जन होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तो भी रिपल्जन होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो फोर्स ऑफ जो है इनके दरमियान अट्रैक्शन होगा। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज़, दो चार्ज बॉडीज़ के ऊपर, या दो चार्ज हो सकते हैं या चार्ज बॉडीज़ भी हो सकते हैं। आपके पास दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि जिसको हम आपने चार्ज करके रखा हो, तो वो भी एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट या रिपल करती हैं। तो कूलम्स का कहना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इन चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी शिद्दत है, वो किसके बराबर होगी? The magnitude of electrostatic force of attraction or repulsion between two electrically charged bodies separated by distance is directly proportional to the product of magnitudes of charges. तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है। मिसाल के तौर पर एक चार्ज के
एक बॉडी के ऊपर चार्ज 2 कॉलम है, दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज 4 कॉलम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 4 8 कॉलम बनेगा। ठीक, 8 कॉलम बनेगा, 8 कॉलम स्क्वायर बनेगा। अब 8 कॉलम स्क्वायर बनेगा, किसी और जगह में और 2 चार्जेस हैं, इन एक 1 कॉलम का है, एक 3 कॉलम का है, तो 3 1 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 बनेगा। तो यहाँ पहले जो पेयर में 8 कॉलम स्क्वायर था, दूसरे पेयर में 3 कॉलम स्क्वायर हैं, दोनों बराबर डिस्टेंसेस पर मुश्तमिल है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो चार्जेस की वैल्यू बढ़ जाती हैं उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन इन दोनों चार्जेस के दरमियान बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद ये कि फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता ओनली, बल्कि फोर्स ये इस पर भी डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो कितना है। जितना फासला ज़्यादा होगा फोर्स कम होगा, जितना फासला कम होगा फोर्स ज़्यादा होगा। तो यही कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडीज separated by distance r is directly proportional to the product of magnitude of charges, ठीक, and inversely proportional to the square of distance between them। जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा तो फोर्स कम होगी, फासला कम हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। राइट, इस स्टेटमेंट को न्यूटन के सेकेंड लॉ कॉलम्स के सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिराइव करना चाहें तो ये कि कॉलम्स ने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक, दूसरे स्टेटमेंट में कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक चार्ज है, दूसरा चार्ज, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है, तो ये इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी 1/r² के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है जी। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें तो यूँ लिख सकते हैं हम Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना चाहे यहाँ से तो हम यहाँ पे k लगा सकते हैं जो कि कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4πε0। यहाँ ε0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक हो गया, ये हो गई कूलम सेकेंड लॉ की डेरिवेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ख़ासतौर पर सेकेंड ईयर की फिजिक्स में, ये है कि आप कैसे लिखेंगे। बिलफर्ज यहाँ पे एक चार्ज है, माइनस चार्ज है, Q1 है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है जिसको हमने Q2 नाम दिया। Q2 के ऊपर Q1 का जो फोर्स है वो F21 है, सॉरी Q2 के ऊपर जो Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव F12 है, फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 ऑन Q2, और ये जो फोर्स है इस तरफ लग रहा है वो Q1 पे लग रहा है बिकॉज ऑफ Q2। तो फोर्स ऑफ चार्ज 2 ऑन 1, चार्ज 1 जो 2 कर रहा है, जो फोर्स लगा रही उसके इस चार्ज के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में जो 1 आया हुआ है यहाँ सब्सक्रिप्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिस चार्ज के ऊपर लग रहा है। तो फोर्स ऑफ चार्ज 2 ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑफ चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। ठीक है, R12 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R12, और ये पोजीशन वेक्टर है R12 हेड। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते, R12 है, R12 पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो R12 ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और नीचे डिवाइड बाय R2 जो बोल्ड फॉर्म में नहीं है, ऊपर बोल्ड फॉर्म में है तो ये वेक्टर है, नीचे बोल्ड फॉर्म में मोटा करके नहीं लिखा हुआ है तो ये स्केलर है, डिस्टेंस है, R12 आ गया। ठीक, अब हम इस पोजीशन यहाँ पे पोजीशन R12 के ऊपर R हेड की वैल्यू की जगह में हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे R12 का स्क्वायर कैसे बना, यहाँ से ये बना, ये R12 और R21 मल्टीप्लाई होके R1² बना। ठीक,
फिर आप ये भी कर सकते हैं R21 का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप निकालना चाहें, इसका पहले पोजीशन वेक्टर निकाला यहाँ, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो यहाँ आप निकाल सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये 2 1 है, ये 1 2 है, मीन्स डायरेक्शन चेंज है। इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है और इसकी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? जब एक कोई चार्ज होती है, उस चार्ज की वजह से एक सराउंडिंग में, इसके इर्द गिर्द में इस चार्ज के असरात रोनुमा होते हैं। वो असरात कैसे हम फील कर सकते हैं? किसी दूसरे चार्ज को इस चार्ज के करीब लेकर जाएं तो उस चार्ज को कोई ना कोई डिस्टर्बेंस महसूस होती है। वो डिस्टर्बेंस या उस चार्ज की तरफ अट्रैक्शन की फॉर्म में होगी, या वो डिस्टर्बेंस इस चार्ज से रिपल्शन की फॉर्म में होगी। बिलफर्ज आपके पास एक चार्ज है ये, और इस चार्ज के दरमियान इर्द गिर्द ये इतना सा रीजन है। अगर हम इस दूसरी चार्ज को फॉर एग्ज़ाम्पल इसके आसपास लेकर आएँ तो ये जो चार्ज है, कोई डिस्टर्बेंस, हालांकि इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान फिज़िकली कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन जब इसके करीब आएगी तो या इसकी तरफ अंदर खुद भाग जाएगी या इधर से रिपल हो जाएगी। तो जिस रीजन के अंदर ये महसूस हो सकती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, उस रीजन को उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। द रीजन और स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है और इसकी इर्द गिर्द ये रीजन और ये स्पेस है, इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन। और इस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्जन या अट्रैक्शन फील करें तो उस पूरे रीजन को, जिस रीजन, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, उस पॉइंट या उस पूरे रीजन को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नज़र नहीं आती, हम जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से किस चार्ज की तरफ जा रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, इन तमाम को समझने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं टू represent the strength and direction of electric field. The imaginary lines drawn to represent the direction and strength and direction of electric field are called electric field lines, या इसको आप electric lines of force भी कह सकते हैं। इन electric lines of force की प्रॉपर्टीज़ ये है, they originate radially outward from the positive charge। हमेशा electric field lines पॉजिटिव चार्ज से खारिज होते हैं बाहर की जानिब। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की जानिब क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट होकर बाहर जा रही हैं। दे टर्मिनेट्स, यानी दे मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज। वो जाके किसी भी आसपास के करीब कोई भी चार्ज हो तो उस नेगेटिव चार्ज के पास जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, इसके अंदर टर्मिनेट हो जाती है, मीन्स इसके अंदर जाके जज़ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी प्रॉपर्टी से, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के करीब होंगी, देखो ये इन दोनों चार्जेस के इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो बहुत करीब है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करीब होंगी उस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर होंगी, जैसे कि इस लाइन्स और इस लाइन के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान और भी बहुत ज़्यादा फासला है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान भी बहुत ज़्यादा फासला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के दूर हैं, यहाँ करीब हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करीब हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक वेयर द फील्ड लाइन्स आर अवे फ्रॉम टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज़ यूनिडायरेक्शन एट ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर, इस फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है।
फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर व्हेन लाइक चार्जेस कम क्लोज टू टुगेदर। जब सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड्स और इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड एक दूसरे को रिपल करती हैं, एक दूसरे के आसपास आने नहीं देती। तो ये फील्ड्स यूँ आने की बजाय यूँ वापस यूँ जा रही हैं, ये फील्ड यूँ जा रही है, इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड पीछे यूँ आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं डाइवर्ज। सेम चार्ज अगर इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस की जगह में दो नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं तब भी इनके दरमियान जो फील्ड है वो क्या हो जाती, डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज मीन्स एक दूसरे से दूर भागना, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर व्हेन लाइक चार्जेस कम क्लोज टू ईच अदर, फिर आखिर में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज व्हेन टू अनलाइक चार्जेस कम क्लोज टूगेदर। ये दो अनलाइक चार्जेस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से पॉजिटिव से निकल के तमाम चार्जेस कहाँ पर आ रही है, नेगेटिव पर आके ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ से निकल रही, यहाँ पर आके ख़त्म हो रही, यहाँ से ये यूँ जाएगी, यहाँ से यूँ जा रही है, पता नहीं कहाँ से होके आके नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हो गई कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नंबर 2 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू मैनी चार्ज, फिर इसके बाद गॉसेस लॉ की तरफ हम जाएंगे और फिर गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।